Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. अपने दरिया से हट गया हूँ, खुश्क साहिल हूँ, कट गया हूँ। किस कदर धूप की नवाजिश है, अपने साये से घुट गया हूँ। मेरा हर बच्चा आईना मेरा, कितने चेहरों में बट गया हूँ। उनसे क्या गिला कीजिए जामी, अपने आप से कट गया हूँ। आदाब। ये जो चंद अशार मैंने आपके गोश गुजार किए हैं, मुझे आज ये एजाज हासिल है कि जामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके ये अशार हैं। अच्छा, इनका तारुफ बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे सूरज को चिराग दिखाना। मुसन्निफ भी हैं, शायर भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, अशात भी करते हैं। लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी है इनके पास। फी ज़माना लाइब्रेरी को रखना, मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है। और इंसान शनास भी हैं, जिसकी वजह से जहां मुझे एजाज महसूस हो रहा है वहां खौफ भी महसूस हो रहा है कि इतने गूनागूं सलाहियतों के मालिक इंसान के साथ बैठकर मैं क्या ही बात कर पाऊंगी। द गुड साइड वेलकम्स जनाब मेराज जामी साहब। सर शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज्यादा मेरे बारे में कह दिया। मैं तो बस इतना समझता हूँ कि अगर एक अच्छा इंसान बन जाऊं सुभान अल्लाह, तो वो मेरी महराज है। ये तो आपकी इनकिसारी मेरा ख्याल है आप काम ले रहे हैं। ये जो थोड़ी सी कुतुब यहाँ रखी हैं, ये सिर्फ मेरे शौक की मुन्नी सी एक मिसाल है कि जामी साहब के पास जो किताबें हैं वो, और जिस तरह से उनको वो बच्चों की तरह संभाल के रखते हैं, देखने वाली चीज है। इंशाल्लाह हम अपने इदारे के बच्चों को वहां लाएंगे। जी बिल्कुल। किताबों से हम कुतुब बीनी और किताबों से इश्क पैदा करने की ख्वाहिश जसारत कर रहे हैं इस इदारे में। कमिंग बैक टू मेराज जामी साहब, हम सोच रहे थे कि किस तरह और कौन से मौजू पे से बात शुरू की जाए, कहाँ से बात को सिरे को पकड़ा जाए। तो जामी साहब ने बड़े मजे की बात की और उन्होंने कहा कि ये सब बातें बेकार होती हैं कि बचपन से पढ़ने का शौक होता है, असल में तो लड़कपन से होता है। तो मैंने कहा आपकी क्या मोटिवेशन थी, आप किस से इंस्पायर हुए कि किताबों का शौक, किताबों से मोहब्बत? तो इन्होंने कहा कुदरती। मैंने कहा सर जरा इस पे बात कीजिए। कुदरती? हाँ, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं रहता था सिंध का एक जिला है दादू, सेवन शरीफ से आगे, वहां पे मैं रहता था और घर में अकेला था। बाकी तो मेरे बड़े भाई लाहौर में थे, उनसे बड़े कराची में थे और मुझसे बड़े वो भी कराची में थे। तो मैं वहीं पर था। और वो जगह जो उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ 60 की दहाई की, तो वो जैसे अब 60 में कराची कैसा था तो ऐसी वो भी था। वहां भी मतलब कोई, यानी कि आप ये गौर कीजिए कि मोटरसाइकिल तक नहीं थी, कार तो दूर की बात है, टांगे चलते थे। तो अब जाहिर बात, वहां मैंने स्कूल मेरी वहीं पर हुई है, तालीम स्कूल की भी हुई है, कॉलेज की भी हुई है। तो वो बहुत पुरसुकून एक दौर था। तो मेरे पास ना मेरा कोई छोटा भाई या बड़ा भाई था कोई वहां पे, ना कोई और था। और माहौल जो है जाहिर बात है, वो सिंध का एक जिला था, तो बाहर निकली तो सिंधी बोली। मैंने सिंधी सीखी नहीं, मतलब पढ़ा नहीं है स्कूल में, बस ये माहौल से सीखा हूं मैं। और अल्लाह ने इतना सीख लिया था कि मैं नए बच्चों की नज़्में भी सिंधी में लिखी, जो हिलाल पाकिस्तान में शाये भी होती नहीं। गरज ये कि मेरे पास चूंकि मैं बाहर के जो गेम है आउटडोर
उनसे मुझे दिलचस्पी गर्मी की वजह से नहीं थी। दादू में गर्मी पड़ती बहुत थी और शदीद गर्मी, हाँ बहुत गर्म गर्मी, और मैं वो खेल नहीं सकता था, तो लिहाजा आज खुद मुझे हुआ तो मैंने 1 रुपए 25 पैसे का इतना मोटा उर्दू डाइजेस्ट आता था, वो मैंने लेना शुरू किया। वहाँ स्टॉल था, बुक स्टॉल, वहां पे जाके ले आता था। अच्छा, मैंने बच्चों की जब किताबें पढ़ी, जैसे नौनिहाल, बच्चों की दुनिया, खिलौना, गुंचा, ये सब मैं पढ़ता था, तो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था मैंने पता नहीं क्या पढ़ लिया, यानी कोई खास मजा नहीं आता था। हालांकि मैं उसी उम्र का था जिस उम्र में ये बच्चे पढ़ते थे। मगर एक दफा मैंने ऐसी डाइजेस्ट ले लिया, उर्दू डाइजेस्ट, उस पर किसी तस्वीर थी, कोई किसी वजीर आज़म, किसी सदर मुमलिकत की, किसी, तो बहरहाल मैंने ले लिया हुआ। अब जो पढ़ा तो मुझे लगा कि दबिस्तान खुल गया, वो पढ़ता जाता था मैं, और मुझे इतना लुत्फ आता था, और वो महीना खत्म हो गया, डाइजेस्ट खत्म नहीं हुआ। जाहिर बात, इतना 200-250 सफ़े का होता था। तो खैर उसके बाद फिर दूसरा आया, वो लेना शुरू किया, फिर सयारा डाइजेस्ट आया। गरज ये कि पहले मैंने डाइजेस्ट लिए, फिर किताबें लेने, वहां पर जो किताब आती थी वो देख लेता था। उस जमाने में, ये 60 की दहाई की बता रहा हूँ, कि जंग अखबार में बाकायदा बड़ा इश्तिहार आता था किताबों का, फिरोज सन्स वालों का, शेख गुलाम अली का, और तो बहुत बड़े पब्लिशर्स, वो तो बड़े थे ना। हाँ। कहाँ तो उनके इश्तिहार आते थे कि साहब ये हमारी किताबें छाया हो गई हैं, ये किताबें आ रही हैं। बल्कि फिरोज सन्स तो ये लिखता था, हम रोजाना एक किताब शाया करते हैं। जाहिर बहुत बड़ा था उस वक्त, और बादशाह पढ़ने वाले भी बहुत थे, क्योंकि टीवी तक तो आया नहीं था, तो कोई चीज नहीं था। हाँ, तो पढ़ते थे। तो अब मैं क्या करता था, वो किताब में पढ़ता, उनके बारे में तारुफ पढ़ता, तो मैं वो सारे किताब लिख के कहता, मुझे नाम यहाँ भेज देता था कराची, वहां से वो किताबें मेरे पास आ जाती थी, और मैं बड़ा खुश होता था, और फिर मैं उनको पढ़ता था। तो मेरा पूरा जो है, यूं समझिए कि बचपन, मतलब लड़कपन पूरा समझिए घर में किताबें पढ़ते हुए गुजरा। माशाल्लाह। बाहर की दुनिया से मैं एक तरह से कट गया। बस यह है कि स्कूल जाता था, दोस्तों की भाइयों की शादी होती थी, उधर चले जाता था कुछ, मगर वैसे जाके वो गुल्ली डंडा वो खेला सब कुछ है, मगर एक 2 दिन वो जो भी बच्चे खेलते थे वहां के, मगर नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस अब घर में पड़ा रहता था। तो ये एक तो तन्हाई और दूसरा मुताला, उसने एक तरह से जो है वो मेरी जिंदगी में ऐसा रंग भर दिया कि मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। तो इस तरह वो किताबें पढ़ता रहा। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मेरी अम्मी बीमार हुई, तो मैं चला गया। उस जमाने में जो डॉक्टर्स होते थे, तो लोग अपने घर से जाते थे, औरतें नहीं जाती थी बाजारों में ना, डॉक्टर क्या तो जाती थी, मगर बाजार में ऐसे नहीं कोई, घर आया करते थे वो नहीं, वो जब उन्हें कपड़े चाहिए तो उनका शौहर या उनका बेटा जाता था और उससे कहता था वो कपड़े से दिखाओ कोई अच्छे वाले, तो थान देता, वो थान लेके आते थे, और घर में वो खातून या उनकी बेटियां या मोहल्ले वाली करके आके देती थी, वो फिर बताते भी इसमें से इतने जोड़े निकाल दीजिए। ये वो दौर की बता रहा हूं मैं। तो वहां एक कुरैशी साहब थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत प्यारा इंसान थे, तो मैं उनके पास गया, मशहूर थे वो, और वो जो भी जाता था डॉक्टर साहब, अच्छा, उन्होंने अपना बैग पकड़ा और सीधे चल दिए पैदल। तो वो मैं लेके आ गया, तो वो थे, भाभी क्या हो गया, क्यों है, क्यों पड़ी हुई आप? देखा, अरे कुछ नहीं है, ठीक है मैं देता हूँ अभी। वह किताब रखी थी कशफुल महजूब, हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की। तो देखा, पलटा और कहने आप जाइए चाय बनाई मेरे लिए, अभी आप सही हो जाएंगे, बुखार वुखार सब उतर जाएगा। हाँ, डॉक्टर है। तो इतने में मेरे वाली से कहने लगे, ये किताब आजकल आप पढ़ना है? क्या मुझे कहाँ कारोबार से फुर्सत है जी, बहुत चाहता है अखबार पढ़ लेता हूँ, ये बहुत है। तो ये कौन पढ़ता है? को मेरा बेटा। कौन सा? कौन सा क्या मतलब? वो एक ही तो है जो अभी आपको लेके आया है, महराज। मैं हाँ, अरे ये वो पढ़ रहा है। इतने में मैं आया अंदर, इधर आओ, ये किताब तुम पढ़ रहे हो? मैंने कहा कहाँ से ली? मैंने कहा मैंने मंगवाई है कराची से। अच्छा, समझते हो ये किसकी किताब है? मैंने कहा साहब दाता साहब की किताब है। किस पे है? मैं तसव्वुफ भरा हुआ है, बुजुर्गान दीन के तस्करे हैं, सब कुछ है। समझ में आ रहा? मैं कहते नहीं। तो फिर मैंने कहा आ जाएगा वक्त के साथ साथ, कम से कम पढ़ना तो शुरू करूं।
तो मतलब बताने का ये कि उस वक्त अपनी बहुत उम्र से ऊंचे- ज्यादा हाँ। है, तो मैं सिर्फ किताबों के नाम देखता था अखबार में और देखता था ये उनकी किताब है, ये उनकी किताब है, ये। तो वो किताब से आशनाई, लिखने वालों से, उनके मकाम मर्तबे से ये सब पहचान होती गई। अच्छा, वहां पे उन पे अदबी सफा बहुत अच्छा आता था तमाम अखबारात का, वो मैं बहुत शौक से पढ़ता था। और ये आपकी उम्र क्या थी उस जमाने में? ये आप यूं समझिए कि 12 से लेके 10-12 से लेके आगे तक। देखिए, ये तो बहुत इम्प्रेशनेबल एज होती है। हाँ, ये तो बहुत ऐसी होती है कि इंसान कोई भी चीज को लगाए फौरन कैच करने की कोशिश हाँ, करता है, एकदम फौरन। अपना चीज की- अब वो अच्छी कर ले, बुरी कर ले, जैसी कर ले। तो वो उम्र जो है 10-12-14 साल वाली तो बहुत शार्प होती है एक तरह की। उसमें तो बच्चा, बस वो लड़का, बच्चा नहीं लड़का, बस जो चीज को समझ में वो करने की कोशिश कर लेता है, जो भी उसके है। तो बस मेरा तो वो बुनियाद तो डर ही चुकी थी। फिर मैं सब इसी में गर्क हो गया एक तरह से। किताबें, अखबार, 60 पैसे का पहला अखबार जहां आया, 60 पैसे का, 60 पैसे का इतना अखबारे जहां। जी, अखबार इतना मोटा, वो पूरा हफ्ता खत्म हो गया, मैं नहीं पढ़ सका, दूसरा आ गया। तो वो मेरे पास ढेर। तब भी उसका वही बड़ा साइज होता यही था? सेम साइज, बड़ा सा होता था। हाँ। और उसकी आज तक पहली तस्वीर मुझे मालूम है, एक गांव की लड़की सर पे टोकरा लिए खड़ी है और वो गांव का वो लिबास पहनी हुई है, वो तस्वीर, उसकी पहली तस्वीर, वो मुझे आज तक याद है। वो मैं लेता था 60 पैसे में। और अखबार तो मैं ख्याल शायद 10 या 15 पैसे का था जंग, और बड़े साइज का, और सफ़े भी 8 होते थे जाता है। तो खैर, तो यूं मुझे इसमें बस मैं समझिए तैरते ही चला गया। तो साहब, ये तो है दास्तान कि मैं किताबों की तरफ या मुताले की तरफ कैसे रगबत हुई मेरी। वो मेरी तन्हाई ने मुझे इस तरफ ले आया, क्योंकि घर में कोई और होता, हम लोग खेलते और कुछ करते, पता नहीं सब ध्यान जाता नहीं जाता। जब घर में 2-3 बच्चे हो तो फिर अपने अपने उनके वो एक खेल या जो भी है उनका वक्त गुजारी का तरीका तो हो जाता है। तो ये तन्हाई ने मुझे इस तरफ माइल किया, और ये ऐसा मेरे बल्कि यूं कहना चाहिए शरियानों में दौड़ने लगी ये किताबें कि आज मैं जिंदा ही इन्हीं की वजह से हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शायरी की तरफ कब तबीयत माइल हुई? हाँ, ये मैं आपसे बताऊं। अच्छा, शायरी तो नहीं था मैं। अच्छा, ये मुताला जो है ना मेरा तकरीबन 7 साल तक चला है, 7 साल तक। यानी कि 8वीं से मैंने जो पढ़ना शुरू किया तो तकरीबन ये कॉलेज तक मैं पढ़ते ही चला गया। उस वक्त कुछ लिखने का नहीं था। अलबत्ता 72 में मैं गया लाहौर अपने भाई के यहाँ, फयाज हाशमी साहब के यहाँ। छुट्टियां थी मेरी। 72 में मैंने मैट्रिक किया और कॉलेज में एडमिशन से पहले मैं लाहौर चला गया। उस वक्त कोई फोन वोन ये कुछ था नहीं, खत लिखा तो उनका जवाब भी नहीं आया, मैं पहुंच गया। खैर वहां पर, मगर उससे पहले मैं एक दिन ऐसे लेटा हुआ था तो एक ख्याल आया, मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया। लिखा तो वो एक नज्म थी, गजल का शेर नहीं था, नज्म थी। लिख लिया मैंने। दूसरे दिन फिर ये हुआ, तीसरे दिन ऐसी हुआ। तो गरज ये कि लाहौर जाने से पहले कोई मेरे पास 15-17 नज़्में जमा हो गई। सुभान अल्लाह। अच्छा, उस जमाने में कलमी दोस्ती का भी था, मैंने कलमी दोस्त भी बहुत बनाए हुए थे। उनमें एक लड़का था मकबूल सियालकोट का। मैं सिर्फ उसके खत से मुझे लगता था ये भी अदब का ज़ौक लगता है, क्योंकि खत की तहरीर बता देती है। तो मैं उसको अपनी नज़्में भेज देता था। और साहब वो भी माशाल्लाह मेरे ही हम उम्र था, वो भी सब वहां से अपने ख्यालात और अपनी तनकीद ऐसे भेजता था जैसे वो लड़का नहीं है तो प्रोफेसर एहतशाम हुसैन है। मुझे अच्छा लगता था। खैर ये हो गया। फिर मैं चला गया। जब लाहौर पहुंचा तो मेरी बड़े भाई की बेटी भी वहीं पहुंची, वो भी वहीं आई लाहौर, वो भी छुट्टियों में आई हुई थी। तो बस वो एक दिन पहले वो पहुंची, दूसरे दिन मैं पहुंचा। खैर हम अब वहाँ घर में भाई के बच्चे, मेरी भतीजी, मैं, अब मेरी भतीजी और मेरे में सिर्फ 9 महीने का फर्क। यानी जब अजीजाबाद में हम जाते थे दोनों हाथ पकड़ के वो सौदा लेने कुछ, वो सब समझते थे बहन भाई। खैर तो जब वहां पहुंचा तो तब आके वो घर में बैग तो खुले थे, कोई बंद तो नहीं रहा। तो उसने कहीं डायरी मेरी उठा ली
उसका नाम है रुखसाना। उसने डायरी उठा ली और देख पढ़ने लगी। खैर कुछ नहीं, 2-3 दिन के बाद रात का खाना खा रहे थे, पता नहीं क्या बात हुई, तो वो कहती थी बड़े भाई के बच्चे, उनके अपने बच्चे सब उनको पापा कहते थे, और बड़े भाई को सारे बच्चे डैडी कहते थे, और उनसे जो छोटे थे उनको सब अब्बू कहते थे। यानी किसी के बच्चे उनको अब्बू कहेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, वो मशहूर हो गया होगा ना? जी जी, वो सब बच्चे अपने शनाख्त। हाँ, वो किसी सबके पापा थे, वो सबके डैडी थे। ये तो उन्होंने कहा पापा आपको पता है चचा भी जो है ना शायर हो गए। अरे मैंने कहा मरवा दिया, ये क्या कर दिया तुम्हें तो देखा। हाँ भाई, नहीं नहीं, मैंने कहा ऐसी कोई नहीं। वो गई भागी जाए, वो डायरी ला सबूत के भी आ गया। हाँ दे दी ला के उनको। उन्होंने खोल के देखा, और उसके बाद साहब उन्होंने खुशी का इजहार किया, कहने यार तुम कहो भाई, तुम तो कह रहे हो ये, जाहिर है तुमने कहीं से नकल तो नहीं किया। मैंने नहीं साहब ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तो कहो मुझे खुशी है कि मेरे औलाद में तो कोई शायर नहीं निकला। चलो तुम, हालांकि उनकी 2 बेगम थी, अच्छा। और सब मिला के कोई 9 बच्चे थे माशाल्लाह। दोनों की, तो कोई नहीं निकला। कम से कम चलो छोटा भाई सही तो तुम करो, और संजीदगी से साथ करो। तो सही उन्होंने हाँ। शख्स के पास आपका हाँ काम पहुंचा। बिल्कुल। कोई और इसको इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाता। नहीं, अच्छा जो वो खुद शायर थे ना, हाँ ना, जब ये वजह। तो खैर मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं वहीं अपना वक्त गुजार के मैं कराची आ गया, दादू आ गया, वहां मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पढ़ता रहा। तो फिर वो जहन से शायरी उतर गई, बस मैं पढ़ता रहता था। फिर कभी कभी कोई शेर हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो वो इस तवातुर से नहीं जारी हुआ। आखिर में ये हुआ कि हम 77 में कराची आ गए। जब कराची आ गए तो उसके बाद 78 में मैं कॉटन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन में मुलाजिम हो गया, क्योंकि वहाँ कारोबार था वो सब खत्म हो गया, वहाँ पर हालात की वजह सब खत्म हो गया। बस यहाँ आके हमने अजीजाबाद में घर लिया। तो मुझे जाहिर बात है नौकरी करनी पड़ी। वालिद साहब को अटैक भी हो गया था हार्ट का, और यहाँ आने के बाद वो बिल्कुल गए, और आते दूसरे साल वो निकल गए, इंतकाल हो गया उनका। तो बहरहाल मैं कॉटन एक्सपोर्ट में हो गया था। वहां जाके भी मैंने किसी को कहा नहीं कि मैं शायर हूँ, ये हूँ। वो जंग में मेरी गजलें छपती थी, और जो मुशायरे होते थे जिसमें मैं जाता था तो उसमें वो रुदाद होती थी, और रुदाद के साथ तस्वीरें भी होती थी। वहाँ किसी तो ने जो पहचान लिया होगा। हाँ, तो वो जो कॉर्पोरेशन के मेरे दोस्त थे जो अखबार पढ़ते थे, जिनको अदब का थोड़ा सा शौक था, उन्होंने देख लिया। वो पढ़ते थे इतवार वाले दिन। तो फिर उस तरह वो हमारे मैनेजरों को पता चला, जनरल मैनेजर को पता चला। ऐसे ही तो एक साहब आए, अरे भाई तुम्हारी मैंने कल गजल पढ़ी। मैंने कहा सर, जंग अखबार में? नहीं, मैंने कहा मैं शायर तो नहीं हूँ। हंसने लगे, नहीं तस्वीर तुम्हारी थी। मैंने कहा सर हो सकती है, एक चेहरा तो कई, एक चेहरे के तो कई लोग होते हैं। तो बहुत हंसे। तो दूसरे ने बोला सर ये मजाक कर रहा है, यही है। तो खैर वहां भी फिर बतौर शायर बड़ी लोगों ने वो किया, पजीराई हुई। हाँ पजीराई मिल गई सब। उसके बाद तो फिर ये हुआ कि मैं, अच्छा अब मैं शेर तो कह रहा हूं, मगर समझ में नहीं आ रहा कि, क्योंकि मैं इतना खुश फहम आदमी नहीं हूं कि अपनी हर चीज को जो है ना वो आला और अरफा समझूं। कोई भी काम करूंगा गौर करूंगा, अगर कोई मिल जाएगा मुझसे बेहतर तो कहूंगा यार जरा सा देख लो, इसमें कोई ऐब नहीं है, देख लो ये चीज बनाई है या ये लिखा है या ये किया, देख लो जो मैं समझता हूँ कि ये मुझसे बेहतर है। वरना तो फिर जब कोई नहीं होता था तो मैं कोशिश करता था, मगर मुझे था कि ये इस तरह से नहीं होगा, शायरी भी होगी तो किसी तरह रहनुमाई चाहिए। मेरा एक दोस्त था अख्तर इंदौरी, उनके एक उस्ताद थे, और वो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली के थे। और कराची जब वो आए तो वो, उनका ताल्लुक दाग स्कूल से था। 2 स्कूल हैं शायरी के, अब तो खैर बहुत सारे हैं बाद में भी, मगर असल में 2 थे, और वो अपना दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल। अच्छा, आतश है वहाँ के, यहाँ के। तो ये दाग के, और दाग स्कूल से मुराद दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल। तो वो दाग देलवी के जानशीन थे बेखुद देलवी, उनके जानशीन थे फिदा खालिदी देलवी, वो कराची में थे। तो वो लड़का जो था अख्तर, वो जाता था उनके। तो जब मुझसे ताल्लुक हो गया और मेरे पास आके बैठता था शाम को, फिर वो मिसरे ला के देता था। और फिर एक दफा मैंने उसके साथ जाना, कहते चलो, कह लिया तो चलो। तो मुझसे कहने नहीं, मैं पहले उस्ताद क्या जाऊंगा। मैंने अच्छा,
चलो मुझे भी साथ ले गया। तो वो थे उस वक्त भी माशाल्लाह उनकी उम्र तकरीबन कोई अब 80 थी। तो बैठे, हाँ भी क्या बात है, मुशारे में जाना। अच्छा तो फिर गजल देख ली, लाओ दिखाओ, देख के कहने देख ली, वो भी बहुत माशाल्लाह। रिव्यू दीजिए। हाँ, कहना पड़ेगा कि हाँ। रिव्यू दीजिए। तो फिर उसने हंस के कहने सब सुन लीजिए, अच्छा सुनाओ। सुनाते गए, उन्होंने यूं 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 कर दिया। जब उसने एक लफ्ज को हटाया, उन्होंने उस्ताद ने ये यूं किया, तो जो मैं भी देख रहा था तो मेरी तो आंखें खुल गई। अच्छा फिर जब हो गई तो उससे कहने लगे उस्ताद से, ये जामी है, ये भी मुशायरे में जा रहे हैं, इन्होंने भी तरह गजल कह दी है। अच्छा ये भी शायर है? हाँ। अच्छा मियां तुम भी सुनाओ। मैंने सुना, उन्होंने एक लफ्ज ये कर दिया। तो वो जो लफ्ज जो उन्होंने तब्दील किया, अब जो मैंने गजल पढ़ी, अल्लाह ने अकल तो दी थी, तो मेरे तो खुशी के मारे हालत खराब हो गई। खैर था, वहां गया तो उसी शेर पे दाद मिल गई, क्योंकि एक लफ्ज के हटाने से बात बन जाती है। तो खैर इसी तरह वो लफ्ज बदल देते थे, हम जाते थे। एक दिन मैंने दफ्तर में बैठ के सोचा, मैं वो मेरे वालिद के नौकर थोड़ी है, मैं जाऊं गजल दिखाऊं, वो सही कर दे, मैं जाके पढ़ दूं। मैंने ये मुझे नहीं चाहिए। मैं सीधा उनके यहाँ पहुंचा अकेला, हमें यहाँ खैरियत, क्या दोपहर में मुशायरा है? मैं दोपहर में गया था, हाफ डे था। मैंने नहीं उस्ताद, मैं आपसे बात करने आया। अच्छा चलो, वो होटल में ले गए, कहो। फिर मैंने बताई सारी बातें। मैं कहा मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं शायर बनूं, अदीब बनूं, ये बनूं वो बनूं, बस जो होता है मैं कहता हूं, ये मैं जान के नहीं कहता। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरे अंदर ये शायराना सलाहियत है तो अदरा करम आप फिर मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। और अगर आप समझते हैं कि तुमने मुताला बहुत किया है, तो ये मुताले की बादगश्त है, क्योंकि आप जब मुताला बहुत करते हैं ना किसी भी सिंफ का, तो वो चीजें फिर तहरीर में आ जाती हैं आपके, जैसे भी आए, जाहिर बात है वो तरफ। तो फिर वो कर दीजिए। और अगर आप कह देंगे कि नहीं है, तो बाखुदा मुझे कोई मलाल नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, और बहुत सारे काम है, मैं देखूंगा और क्या काम कर सकता हूँ, या और किस काम में मेरा दिल लगता है। ये कह के मैं चुप हो गया, सर झुकाए बैठे रहे। मैं आपको अपनी उस्ताद की तस्वीर भी दिखाऊंगा। यूं करके बैठे रहे, फिर थोड़ी देर बाद उठ के खड़े हो गए। मैं डर गया, मैं भी उठ के खड़ा हो गया। वो मैं इधर बैठा हूँ, वो इधर बैठे। बाहर आए, मैं भी वहां से घूम के बाहर आया, मुझे देखने लगे, फिर गले लगा लिया, फिर बैठे। फिर मुझसे मेरा वो, चूंकि बेखुद और दाग देहलवी से ज्यादा बेखुद साहब में ये आदत थी कि कोई शागिर्द बनने आता तो पूरा शजरा मालूम करते थे। अच्छा। अगर वो खानदानी है तो उसको शागिर्द बनाते थे। अगर कोई तेली आ गया, कोई लोहार आ गया, कोई तरखान आ गया, कोई इस तरह का पढ़े लिखे लोग थे, ये तो नहीं बनाते थे। जा भाई तुम फलाने के बाद चला जा। क्यों? पता नहीं क्या उनमें मतलब ये नहीं। अच्छा, मतलब वो देखना चाहते नवाब के हाँ, गहराई पीछे से कोई इसका ऐसा है, तहजीब से, इल्म अदब से, शराफत से, इससे कोई ताल्लुक है इनके घर का, तो वो देखते थे, और ऐसी कोई बात नहीं थी। तो खैर मुझसे पूछा, मैंने भाई का नाम, वालिद, ये सब बता दिया। अच्छा, तो कहने मियाँ तुम शायर हो, बस तुम काम करो। तो मैंने कहा आप फिर मेरी रहनुमाई करें। हाँ मैं करूंगा, बस। फिर मैंने उनको घर छोड़ा, घर आ गया। उसके बाद फिर मैं जाने लगा। मेंटोर और मेंटी, ये जो मुरब्बी और उनका जो, देखिए, तो फिर मैं वो मुझे सबक देने लगे, सब कुछ करने लगे। और मुझसे पहले जो आखिरी उनके 3 शागिर्द थे, वो किसी को उन्होंने 2 साल तक बुलाते रहे, किसी को 1.5 साल और किसी को 3 साल तक शागिर्द नहीं बनाया था। जब मैं पहुंचा तो मुश्किल से 6 महीने हुए। तो एक दिन कहने लगे, हम सब बैठे थे, यार ऐसा करो जुमे वाले दिन तुम लोग चारों आ जाओ। तो जो हमारे सीनियर थे उस शागिर्द कहने लगे, उस्ताद खैरियत, हाँ आज जाओ, जुमे के दिन आ जाओ, मैं तुम चारों को शागिर्द बनाता हूँ, बाकायदा जो होता है, और बस आ जाना तुम जुमे की नमाज के बाद। तो वो एक था, है अभी भी। तो उससे कहने लगे, उस्ताद इनको तो आपने अच्छी तरह रह था, इसको तो 6 महीने नहीं हुए। तो कह रहे हैं अच्छा, ओ तुमसे पूछ लेना चाहिए था मुझे। ओ तो हाथ पकड़ बिल्कुल पाँव में भी झुक गया, उस्ताद माफ कर दें, उस्ताद माफ कर दें। खैर फिर वो हम आखिरी शागिर्द थे जो 4 बने बाकायदा। अच्छा उन्होंने कहा था कुछ करना नहीं,
बस तुम सीधे आ जाना। मैंने बाहर निकल के कहा यार ऐसा थोड़ी होता है, शागिर्द अब कौन बनाता है या कौन बनता है। मैंने कहा 5 किलो तो दूर होते हैं, 2-3 2.5 किलो के लड्डू ले जाएंगे, शेरवानी और उसका सूट ले जाएंगे, टोपी या तस्बीह और जाय नमाज और ये सब चीजें हम मिलके कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। हमने मिलके वो सब चीजें लेके जब पहुंचे वहां तो नाराज हो गए। मैंने कहा उस्ताद इसके बगैर शागिर्द कैसे बनता है कोई। चुप हो गए। फिर साहब उन्होंने हम चारों को शागिर्द बनाया। बस उसके बाद फिर साल के बाद उनकी एक तो आंख खराब थी, दूसरी भी खराब हो गई। फिर तो मगर वैसे देखते सबको थे, जो भी आ जाता था उसकी गजल देख लेते थे, जो भी आता था, चाहे जानने वाला हो नहीं हो, बस उसको पता है आ जाता। उस्ताद क्या नाम है, क्या काम है उस्ताद, गजल क्या, कौन हो तुम, ये नाम लिया, अच्छा चलो पढ़ो, और यूं करके दे दिया बासों को। मगर शागिर्द जो उन्होंने बनाए तो आप ही हम लोग आखिरी थे, बाकी जो सीनियर थे उन सबसे मैं मिला हूँ, उनको बाकायदा बनाया। तो मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि एक तो मुझे दाग स्कूल के उस्ताद मिले और दूसरे मुझे बाकायदा मैं शागिर्द बना। सुभान अल्लाह। तो जब मैंने ये किताब में देखिए इंतसाब उनके नाम आपने किया, उनके नाम किया, तो मुझे अजरा अजहर रिसाला निकालती थी तजदीद नौ, तो उन्होंने तबसरा जब किया, रिसालों में सारे में तबसरा है, उसमें एक जुमला लिखा कि आजकल तो लड़के या अच्छे खासे मर्द भी अपने उस्तादों का नाम लेना तक गवारा नहीं करते, बताते तक नहीं है, कहते बस वो रात को गजल हो गई है, मैं आ रहा था कल आ जाना था मुशारे में, रात गजल हो गई मैं ये पढ़ूं। वो ऐसे थे, वो चलते फिरते गजल लेके आ जाते थे। इन्होंने बाकायदा उस्ताद के नाम किया है। आज के जमाने में कौन करता है ऐसा। तो ये मैंने उन्होंने, तो अब भी बड़े अच्छे हमारे मराठी में फोन वोन की बात होती है तो उनको बड़ी हैरत है। और फिर जब से लेके अब तक, अब तो उस्ताद हमारे रहे नहीं, जहां मुझे मौका मिलता है मैं जिक्र भी करता हूँ, उनकी तहरीरें भी लगाता हूँ, उनकी शायरी भी लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए उसकी वजह यही तो जब ही तो सादतमंदी है। और आपके काम में जो हाँ। वसअत और गहराई है वो उस्ताद, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अभी मेरा जामी साहब से बात हो रही थी कुछ दिनों पहले, इनका मोबाइल कहीं गिर गया और फिर बहुत दिक्कत हुई उनको, और बहुत मुश्किल से फिर वो इनका नंबर वापसी और वो सब जो प्रोसेस होता है पूरा। तो मैंने कहा क्यों हम इस कदर आदी हो गए हैं इस फोन के ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी मुंजमद हो गई और हम बिल्कुल अपाहिज हो गए। तो बड़े मजे की बात की मैं चाहती हूँ वो आप दोहरा दीजिए कि क्यों फोन के साथ हमारी ये दिल लगी और जिंदगी जुड़ गई। तो वो तो खैर मैंने अज़राए तफन्नुन कहा था, मगर इसमें हकीकत तो है। हाँ, मैंने यही आपको बताया, मैंने कहा साहब हम लोग क्यों इसको इतने मरगूब हो गए हैं या हमारी जान के साथ क्यों लग गया कि अगर हम बच्चे से कुछ पूछना चाहें या कोई बात करें या डांटें तो वो नहीं सुनता है, वो चुप नहीं होता, बीवी वैसे मुंह नहीं लगाती, दोस्त नाराज हो जाए तो फिर वो मनता नहीं है। ये गरज ये कि हम जितने भी लोगों से मिलते हैं कुछ करते हैं, किसी पे कोई बात, कोई नाराज हो गया तो कोई मुंह फुला लेता है, कोई कुछ कर देता है। ये एक वाहिद ये है कि जो बेचारा कुछ नहीं कहता। अच्छा। जितनी भी हमारी अंदर सब सुन लेता है। हाँ। और हमें वो खुश रखता है। हमारे लिए मतलब हर तरह से ये साथी। हाँ बस वो। हाँ, मगर अब मैं बताती हूँ कि ये बात करने की क्या वजह थी। कुछ अर्सा पहले तक किताबें जी हमें ये कंफर्ट पहुंचाया करती, बिल्कुल, कि हम जब जरा सा दिल थोड़ा सा अफसरदा है, वक्त मिल जाए या दिल जरा बोझल हो जाए तो किताब लेके मैं अपनी पसंद की शायरी की किताब, अफसाने की किताब या लिख दिया। लेकिन अब हम इसकी तरफ रुख करते हैं। तो ये जो शिफ्ट आया हमारी सोसाइटी में, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? आप जैसे लोग जो किताबों से मोहब्बत करते हैं, किताबों, आपने इतनी बड़ी बात कही कि मैं इनकी वजह से जिंदा हूँ और इनकी वजह से तक़वियत है आपको। हम क्यों एज अ सोसाइटी, ये हमारा डिलेमा क्यों हो गया कि हम अब हट गए वो चाय खाने जो आबाद थे मुसन्निफों और शायरों और अदीबों। कराची में कई चाय खानों में तो शायर बैठते थे, जाके जेलिन में बैठते थे, कैफे जहां में बैठते थे। अब हमारे बच्चे जाते हैं चाय खानों में, मगर वहां सिर्फ धुआं होता है। हाँ।
वहाँ अब वो तो चाय खाने नहीं है, वो तो कुछ और हो गए, कुछ और हो गए, हाँ, वो तो ईरानी चाय खाने जो थे वो सदर में था। तो ये हमारा शिफ्ट क्यों हुआ, जवाल, मैं तो उसको जवाल ही कहूंगी। हाँ, वो एक तरह से जवाल है। दरअसल अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, इतना तो मेरा इल्म नहीं है, मगर मैं जब गौर करता हूँ सोचता हूँ तो होता ये है कि पत्थर का दौर हमें पढ़ाया गया। जब आदम उतरे उसके बाद कुछ भी नहीं था, हत्ता कि उनके जिस्म पे कपड़े भी नहीं थे, तो उन्होंने पहले तो पत्ते बांधे, उसके बाद फिर आग नहीं, गर्म सर्दी लगती थी, क्या करें, तो दो पत्थर को पता नहीं कैसे जहन में ख्याल आया, रगड़ा तो आग पैदा हो गई। गरज ये कि सर्दी गर्मी धूप में किसी तरह लोग सब चलते गए। तो यूं तरक्की का जो सफर है वो चलता रहा, मगर ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से था। वो सारा जो था सब अल्लाह। देखिए ना, वो आदमी मर जाए तो उसको दफनाने का हुनर कहां से सीखा? कौवे से। वो मर गया तो अब सोच रहा है कि क्या करें इसके साथ, कहाँ लगाएं, तो वो कौवा मरा हुआ था, तो आया उसने, दूसरे कौवे ने गड़ा घोड़ा, अब चोंचे धक्का दिया, मिट्टी भर के उड़ गया। अरे का नहीं, ये सही है। मतलब ये सब है तो कुदरत की तरफ से रूम। ये ऐसे रूम है जिनके लिए आप अपने शऊर से और अपने जो है विजन से देखते हैं और समझते हैं, और उसको फिर आपको लगता है कि हाँ ये तरीका हो सकता है। तो ये हम लोग करते चले गए। अच्छा, जिंदगी जब मैराथन रेस शुरू होती है तो जो जीतने वाला आता है वो अक्लमंद होता है। उसको ये पता होता है कि जब मैराथन शुरू होगी तो अगर उसने तेज भागना शुरू कर दिया तो थक जाएगा, वो आधे से भी कम रास्ते में थक के गिर जाएगा। स्प्रिंट थोड़ी है, स्प्रिंट पे तो आप जाते हैं और बिल्कुल, तो वो सब दौड़ लेते हैं एकदम कि जैसे अभी जाके फिनिश पे पहुंच जाएंगे, मगर वो अपने आराम से दौड़ता है, वो अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है। ये दुनिया का जो निजाम था या दुनिया की जो शक्ल थी वो भी ऐसी थी, वो आराम से चल रही थी, क्योंकि इंसान इतनी जल्दी ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ये कुदरत को मालूम था। तो लिहाजा वो आस्ते आस्ते कुदरत उनको सिखाती गई, बताती गई। अब देखिए ना, पहिए के इजाद का वाकया, कहते हैं कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन इजाद जो है वो पहिया है। बिल्कुल, सिर्फ एक पहिया। कैसे? सब कुछ उससे चल रहा है। मशीनों में भी पहिया है, गाड़ी में भी है, मोटरसाइकिल में भी है, और सब कुछ उससे बना है। तो वो जो मैंने पढ़ा इन्हीं किताबों में कि कैसे इजाद हुआ, मतलब कैसे ख्याल आया पहिए का। तो वो जब लोग सामान उठाते थे, जाते थे, तो एक ने वो लकड़ी उठाई हुई थी, तना छोटा सा टुकड़ा या जो भी, करते करते उसका पांव फिसला, वो गिरा, वो ढलवान थी, वो पहिया लुढ़कता हुआ चला गया। अब मुझे उसने देखा कि अरे ये मैं पहले इसको लुढ़का देता, बस उनसे फिर दूसरों ने देखा, सब कुछ किया, उसके बाद उसको देखा, चलाया क्या नहीं, तो इतना बड़ा छोटा करके देखे, वो पहिया इजाद हो गया। तो कुदरत जो है ना इसी तरह इंसान को तरक्की देती रही है, मगर वो सब कुछ चलता रहा। बल्कि मैं समझता हूँ कि मैं इस हवाले से भी खुशकिस्मत हूँ कि मैंने माजी को भी देख लिया, मतलब अपनी आंखों से। यानी मेरा वो माजी था 60-70 का दौर, वो तो माजी था। मैं माजी में भी जिंदा रहा और हाल में भी हूँ। मुस्तकबिल का तो खैर कह ही नहीं सकते, अल्लाह जानता है। तो वो देख लिया। मैंने कहा ना, दादू के अंदर सिर्फ साइकिल चलती थी, टांगे चलते थे, कारें तो छोड़िए, मोटरसाइकिल तक नहीं थी, और दुनिया खुश थी, वहां के रहने में खुश थे, और जिंदगी गुजर रही थी। खैर, तो उसके बाद अब चूंकि इंसान को अल्लाह ने जो अक्ल दी है, इसके बारे में भी मैं सब पढ़ी हुई बात बता रहा हूँ, ये मेरा कोई ऐसा आलिमाना जवाब नहीं है। आलिमाना इस हवाले से कि ये मेरी अपनी थॉट नहीं है, तो तमाम उलूम का अक्स तो ये हाँ जो पढ़ा है वही बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने नहीं बल्कि बताया तो हमारे किसी रसूल ने, पैगंबर ने, किसी कि जो इंसान जो है उसको अल्लाह ने अक्ल तो पूरी दी है, मगर वो इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसको करने ही नहीं दिया जाता। तो जिसको हम कहते हैं कि यार ये बहुत होशियार है, ज़हीन है, सब कुछ है, ये है बिल्कुल अच्छा, तो वो अपने जहन का 4 से 5% इस्तेमाल करता है 100 में से। पूरा 100 नहीं कर पाते? नहीं, 100 तो छोड़िए आप। और जो जिसे जीनियस कहते हैं, जीनियस गुजरे बहुत सारे, वो करते हैं 10। अच्छा, तो वो जीनियस हो जाते हैं, जितने हमारे साइंसदान है, जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं।
और जब कुदरत ने यूनान के लोगों को, वो शुरू वहीं से हुआ, जब उनको अक्ल दी तो 100 तो नहीं दी, मगर उनको यूं समझ लीजिए कि इस्तेमाल करने के लिए तकरीबन आप ये समझिए 15 या 20 दिया। उस 20 में क्या हुआ, उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह मियां के गले में हाथ डाल दिया। सुना है ना आपने? बगावत कर दिया है ना, कि वो सब बैठे हैं देख रहे हैं, उनको पता है ये हो रहा है, अंदर हो रहा है फलाना। तो अल्लाह ताला ने कहा ये तो मेरे कामों में रखना डाल रहे हैं, क्योंकि इसके इनके जहन की ताकत को बढ़ा दिया था, 15% कर दिया था। तो जिब्रील से कहा जाओ, नहीं इनसे इनको मैं तबाह कर रहा हूं। कह रहे क्यों? कि ये तो मेरे कारोबार में हाथ डालने, इनको तो सब कुछ पता है। कह रहे मैं मालूम कर लूं? कहा करो। अब ये सब तमसीलन होता है, तमसीलन। वो नीचे आए, मदरसे से लड़के निकल रहे थे, उन्होंने 3 लड़के आ रहे थे, रोका, इधर भाई बात सुनो, यार मैं जिब्रील को ढूंढ रहा हूं, तुम्हें तो कोई बता सकता है? एक बच्चे ने आंख बंद किया, आंख खोल के कहने लगा नीचे 7 जमीनों में तो नहीं है। दूसरे ने आंख बंद किया, कह रहे ऊपर भी नहीं है। तीसरे का तुम हो। फिर वो अल्लाह से कहा हाँ आपने सही सोचा, तो वो नस्ल खत्म की। ये ताकत हो गई थी जब उसको दे दिया गया, कि वो ये तरक्की तो उस वक्त हो चुकी होती, मगर वो लग गए दूसरे कामों में, वो अल्लाह के कामों में दखल देने लगे, तो फिर उन्होंने, अल्लाह ताला ने उसकी कम किया मिकदार। जामी साहब, मैं ये किताब पढ़ रही थी आपकी, क्योंकि हम आपके यहाँ उस दिन ज़ियाफत में आए थे, तो आपने हमें ये गिफ्ट की, और यकीन जानिए मैं इसको रख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इसमें जो अफसानचे हैं वो इस कदर दिलचस्प और छू जाने वाले हैं। तो इसमें एक आपका बड़ा ही जबरदस्त, मतलब मेरे लिए तो बहुत, वो मुझे टच जिसे कहते हैं ना कर गया, कि चेहरे पढ़ने वाला जो और टेलीफोन बंद हो गया, जिसमें चेहरे पढ़ने का एक जो हुनर है, क्या कहिए उसको, हुनर कहेंगे या वो हुनर ही हुआ, शनासी कह लीजिए, चेहरा शनासी कह लीजिए, चेहरा शनासी कह लीजिए, कि लोगों के मतलब फेस रीडिंग जो है वो एक कोई आम अमल नहीं है। लोग पहले चेहरे पढ़ा करते थे, चेहरा इंसान शनास होते थे, आजकल तो चेहरे ही किताब बन गए। चेहरे नहीं, चेहरे पे भी कई चेहरे चढ़े हुए। एग्जैक्टली। तो ये क्या बहुत ही दिलचस्प ये वाकया इसमें था, और आप बता रहे हैं कि ये एक्चुअली हुआ था, ट्रू है, तो मगर ये पहले मुझे इसका बैकग्राउंड बताइए आप। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मगर इससे पहले थोड़ी सी एक चीज आपको बता दूं कि अभी पाकिस्तान तो नहीं बना था, बहुत पहले की बात है। भारत में, इंडिया में, बल्कि हिंदुस्तान में हकीम हुआ करते थे। हकीम अजमल खान का नाम आपने सुना है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत बड़े बड़े हकीम थे, मगर हकीम तो सब बन सकते हैं, हाजिक नहीं बनता कोई। हाजिक बहुत मेहनत से बनता है और खुदादाद सलाहियत से बनता है। हकीम अजमल खान का नाम हकीम अजमल खान है, मगर वो हकीम के साथ हाजिक भी थे। अच्छा, इन हाजिक का वाकया ये है, ये किसे, मतलब हाजिक कौन होता है, किस तरह से? वो मरीज दाखिल हुआ, ये अपने बैठे हुए हैं हकीम साहब, और भी लोग बैठे हुए हैं, अपना इलाज दे रहे हैं उनको। उसकी तरफ देख के उसको इशारे से बुलाया, कहना रुकना, तुम कब से बीमार हो? उसने कहा मैं बहुत अरसे। अच्छा, क्या कर रहे हो? क्या बस फला फला हकीम के पास गया, दवा ले आया। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। उन्होंने फिर उसके बाप को बुला के कहा कि मैं तुम्हें पार्चे दूंगा गोश्त के, भुने हुए मसाले के साथ, ये इसको खिलाओ। तो उसको बोल दिया, उनका मुलाजिम जब वो गया पार्चे लेके, भून के मसाले डाल के, उसने जैसे जिसे हम लोग आजकल क्या कहते हैं, कढ़ाई गोश्त कह लें, कढ़ाई गोश्त, उसको दे दिया। वो जाहिर बात है, एक तो परहेज भी कर रहा था और जबान भी खराब थी, तो खैर उसने बड़ी शौक से वो खा लिया। थोड़ा सी दिए थे। फिर वो अपने मरीजों को देखने, फिर जब खा गया, वो पेट के अंदर चले गए, तो उसे बुलाया, इधर आओ, ये कैसा था गोश्त? हकीम साहब बहुत अच्छा था। हाँ, तुमने ये गोश्त पहले नहीं खाया होगा? क्या नहीं, इस तरह का तो नहीं खाया था, ये कुत्ते का गोश्त था।
हाय अल्लाह, अब ये सुनने के बाद क्या होगा? हाय अल्लाह। ये सुनने के बाद तो उसके हलक से तो उसका दिल बाहर निकल गया होगा, गुर्दा बाहर निकल गया होगा, फेफड़े बाहर निकल आए होंगे। कोई किसी को भी कह दे, वो सब उसने जो किया तो ऐसी जोर से उसको कहा है कि वो सब वो गोश्त निकल गया। अभी तो खाया था थोड़ी देर में, तो पड़ा ही था ना मैदे में। उसके बाद उन्होंने उसको मुंह हाथ उसको बोला धो लो, इसको करो, फिर उसकी दवाई दी, सब कुछ किया, वो सही हो गया। पूछा कि हजरत ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, कहाँ हो जाएगा? ये कहीं किसी खाने के साथ कुत्ते की जो मक्खी होती है, जो कुत्तों को खाती है, तंग करती है, वो खा गया उसके किसी गोश्त के साथ या किसी साथ, और वो अंदर इसको खा रही थी। ओह नो। वो हाजिक जो सिर्फ देख के समझिए कि ये मजा है। देखिए इसी तरह ये जो कयाफा शनासी या चेहरा शनासी या फेस रीडिंग जो भी है, ये भी ऐसे ही है कि आप, जैसे मैंने आज थोड़ी देर पहले बताया था कि इंसान ये बन सकता है, कयाफा शनास बन सकता है। उसको सिर्फ ये देखना कि सामने वाले को का पहले तो चेहरा देखे, चेहरे की बनावट देखे, उसके हंसने का तरीका देखा और उसकी गुफ्तगू सुने। उसमें से आधे से ज्यादा आपको पता चल जाएगा उस शख्स के बारे में। मगर यह है कि उसके लिए फिर आप अपने जहन को बिल्कुल कुशादा रखिए और गौर करके डालिए उसमें। तो ये सब चीज हैं, ये कोई कमाल तो नहीं है, और कमाल इसलिए कि हजारों में कोई एक होता है, क्योंकि डेवलप करना पड़ता है ना, डेवलप करना पड़ता है। तो ये मैं ही बता रहा था इंसान के बारे में, यही कहानी आपने कहा था, तो वो बता रहा था कि जब मैं प्राइमरी में था तो अम्मी मुझे भेजती थी धनिया पुदीना लेने के लिए। हाँ, तो वो कहती थी पुदीना ले आओ, मैं धनिया ले आता था। कि वहां जाके मैं गया तो भैया ये दे दो, उससे भी नहीं पूछता था ये दो, तो नहीं, उसे क्या पूछना, वो दे देता। फिर कहती थी वो माश की लाओ, तो मैं अरहर की ले आता था, मूंग की लाओ तो मैं मसूर की ले आता था। सर पकड़ लेती थी। तो फिर उन्होंने, मैंने कहा ऐसे, फिर उन्होंने कहा कि लाल दाल लाना, हरी लाना, सफेद लाना, पीली लाना। अब ये इन सब दालों के नाम नहीं थे, हालांकि मैं जाहिर बात है इतना छोटा तो नहीं था। तो उसके बाद हुआ ये कि जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो हमारे यहाँ सबसे पहले शनाख्ती कार्ड का दफ्तर खुला। पहले शनाख्ती कार्ड बनाते थे पोस्ट ऑफिस वाले। अच्छा। हाँ, पोस्ट ऑफिस में बनता था। और मजे की बात ये है, 18 ग्रेड, 19 ग्रेड, 22 ग्रेड के आदमी का जो शनाख्ती कार्ड फॉर्म होता है उसको अटेस्ट कौन करता था? डाकिया। जो 3 ग्रेड या 4 या 5 ग्रेड का होता होगा, पता नहीं कितना है। ठीक। तो वो जाहिर धूम मच गई, धूम मच वो परेशानी हो गई। कहने वो आदमी हमें, यानी एक चौकीदार आपको 22 ग्रेड वाले को तस्दीक करेगा। तो वो क्यों रखा गया था कि डाके से बेहतर कौन है जो मोहल्ले वालों को जानता है, हर एक है ना। तो गलत नहीं था वो, उसे पता था ये किसका घर है, घर में कितने फर्द है, तो जाता रहता था, खत आते जाते रहते थे, इस वजह से रखा था। मगर बात तो खराब थी, स्टेटस पे तो फर्क आ गया था, स्टेटस पे फर्क आता था बस। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने उसको कर दिया कि वो गेजेटेड ऑफिसर ही अटेस्ट करेगा। अच्छा, तो वहां पर जब वो खुला तो उसके जो रजिस्ट्रार बन के आए, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, वो उन्होंने मुझे 8वीं में पढ़ाया था, अखलाक अली राजपूत। और वो फिर उन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास किया तो उनको इसमें भेज दिया। इस अदारे का नाम था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेंसस एंड रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अदारा बाकायदा पूरे पाकिस्तान में बना, तो उसमें वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन के आए थे। अच्छा, वहां पर इस वक्त वो जमाना था, ये मैं बात बता रहा हूं आपको 72 की 73 की, नौकरियां लड़कों के पीछे भागती थी और मिलते नहीं थे। और हमारे यहाँ तो इसलिए मसला था ना कि वो पढ़ने मढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी थी नहीं, माहौल था ना वहां का, तो नौकरियां बहुत करने वाला कोई नहीं, और मेहनत भी करने बहुत से नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक लड़के से कहा, यार बात सुनो, मैं जब यहाँ पर था पढ़ाता था तो वो सब लड़के कहाँ हैं? तो उन्होंने, सर मैं कल ले आऊंगा। तो वो जाते थे, मेरे पास भी आए, मुझे कहा महराज वो अखलाक अली राजपूत साहब जो है ना वो डायरेक्टर बन के आए हैं शनाख्ती कार्ड के। अच्छा, तो अच्छा तो बुलाया है तुम्हें? हैं बुलाया? अच्छा। फिर दूसरे दिन पहुंच गए, कहने लगे मियाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा अभी तो मैट्रिक का एग्जाम दे दिया है और
अभी तो अपना कारखाना चला रहा हूँ, डेयरी फार्म चला रहा हूँ, मगर ये कि अब कॉलेज में दाखिल होऊंगा। कह रहे कॉलेज में दाखिल हो जाना, पहले तुम यहाँ बैठ के फार्म भरो और यहाँ मुलाजिम हो जाओ। अब उस्ताद का कहा तो हाँ। सर आंखों पर। अब मैंने घर आके बताया तो वाली साहब को क्या माल है, मेरा कारोबार है, अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम उसको संभालोगे तो तुम्हें नौकरी क्या जरूरत है। और तनख्वाह क्या बनती थी उस वक्त, 260 रुपया महीना। खैर, तो वो जब उन्होंने मना किया इलियास को, वो जो इलियास मेरा दोस्त जो होता, तो अम्मी ने उनको कहा कि देखिए आप छोड़ दें इसको, वहां मुलाजिम होने दें। कैसी बात कर रही हो? कह रहे उसकी वजह ये है कि ये इंतहाई अहमक है, इसको ना धनिया पुदीने का पता है ना इसको दालों का पता है, हम जो कुछ मंगाते हैं उल्टी चीज ले आता है। तो वहां जाएगा और वो पब्लिक डीलिंग वाला है, काम है, तो वहां जाएगा, लोगों को देखेगा। दफ्तर में कितने लोग हैं, 18-20 स्टाफ होता है, बल्कि इससे ज्यादा था। और फिर पब्लिक डीलिंग है, तो इसको कुछ तो अकल आए, कुछ तो समझे ही है। तो खैर, अब जाहिर बात है, औरत की बात को तो आदम नहीं टाला, तो मेरे वालिद क्या टालते। तो मैं चला गया, वो हो गया मुलाजमत, नौकरी हो गई सब। तो वहां पर फिर मुझे पब्लिक डीलिंग पे बैठा दिया, यानी कि वो शनाख्त जो दादू और अतराफ गांव के लोग आते थे फॉर्म भर के अपना, अपने बाप बच्चों का, बीवी का, और यूं देख के कहते थे, अच्छा ये कार्ड पढ़ो, हमको शनाख्ती कार्ड दो। उनको क्या पता बेचारों को। तो मुझसे पहले जो था वो उल्टी सीधी उनसे बातें करता था, और वो उधर से गर्मा गर्मी शुरू हो जाती थी। फिर जब वो हमारे सीए ने मुझे वहां बिठा दिया, तो 3-4 दिन तक कोई आवाज ही नहीं आ रही। तो वो बुला के अखलाक करी, पूछते हैं उसको, यार वहां काउंटर बंद है क्या? कह नहीं। कौन बैठा है? क्या महराज? कह रहे शोर की आवाज क्यों नहीं आ रही? कह रहे पता नहीं क्या घोल के पिलाता है उनको, वो खामोश होके चले जाते। अच्छा, खैर उन्होंने फिर आए काउंटर पे, देखा तो मैं बातें कर रहा था उन लोगों से, सुनते रहे पीछे खड़े होके। कह रहे तुम ठीक हो यहीं के लिए। अब उससे मुझे क्या फायदा मिला? हर तरह के लोग, पब्लिक डीलिंग तो जाहिर बात है, एक तो यह ना कि दफ्तर में तो चंद मखसूस लोग हैं और किसी जगह पे है तो है, मगर दुकानदारी करने में तो एक से एक आते हैं, औरत भी आ रही है, मर्द भी आ रहे हैं। या ऐसी जगह बैठ गए जहां पर सारे लोगों का कोई काम पड़ रहा है, तो वहां तो एक से एक आते हैं, औरत आ रही है, मर्द आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, हर मिजाज के, और हर मिजाज के आ रहे हैं, बात ही नहीं समझ रहे के लोग। हाँ। और फिर मैं जो उनको बातें बताता था तो ऐसे आराम से चले जाते थे, मेरा शुक्रिया अदा करके, और वो चीजें मेरे ध्यान में आने लगी। तो ये अम्मी का ये कहना वहां पर मुझे लगा ना, उससे मुझे इंसानों का पता चलने लगा। अब आपको एक हैरत की बात बताऊं, आप जिनसे भी मिलती होंगी उनमें से कोई ऐसा आदमी है या कोई ऐसी खातून है कि जो जब वो हंसती है तो आपको उनकी हंसी अच्छी नहीं लगती? तो गौर करने वाली बात है। गौर कीजिएगा। नहीं मतलब कोई भी अपनी जानने वाली नहीं, कोई भी मतलब जिससे आपका बात, नहीं कुछ होते हैं लोग जिनके वो ऐसे हंसते हैं, तबीयत पे गिरा गुजरता है। हाँ, वो नहीं, उसका हंसने का तरीका ऐसा होता है जैसे वो हंस नहीं रहे, वो सोच रहे कि बस मौका मिले तो जो कच्चा चबा जाओ। अच्छा, हाँ, जूम आने मतलब उनकी हंसी में भी एक मायने खेज ऐसा उनका चेहरा बन जाता है। भी एक है यहाँ पर मेरे जानने वालों में से दोस्त, तो मैं नहीं कहता उसे, वो जब भी सबसे बात करेगा तो उससे ची हो जाएगा। मैंने कहा आज मैं उसकी तरफ देख, जब वो किसी से बात करता है तो बात करते हुए ही वो बातचीत खोल देता है, यानी ये नहीं कि हंसने पे हंसता है, वो बातचीत खोल के हंसता है। तो जो पहले बातचीत खोले और फिर बातें करे कोई सी भी, तो वो बातचीत जो है ना वो ऐसी नहीं खुलती। हाँ राधे, हम लोग जब संजीदा बात करेंगे, संजीदा करेंगे, हंसेंगे कब? जब कोई हंसने की बात होगी। अब वो पहले से यूं करके बैठे हुए, ये चीज ये मार किया मैंने, और फिर मैंने कामयाबी मैं समझ गया। जब एक दो से मैंने पूछा, कह रहे हैं यार, मैंने कहा वो अच्छा आदमी है यार, ये इससे मैं कोई काम कराऊंगा। अरे कह रहे क्या हो गया आपको? मैं क्यों? फिर जो उन्होंने उसकी तारीफ की, बस मैं ये सुनना चाह रहा था ताकि मैं अपने आप को देखूं कि मैंने सही गैस किया। हाँ, तो इसी तरह मैं वहां पर आया और ये सब चीज सीखा। तो फिर ये है कि एक तो वो मेरी ऑफिस में, फिर मैं हो गया कार्टर एक्सपोर्ट में, वो तो माशाल्लाह ऊपर नीचे बिल्डिंग, ये एफटीसी, इसमें तो 8 मंजिला बिल्डिंग थी, तकरीबन कोई 10,000 लोग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अच्छा, फिर आते जाते तारुफ हो जाता है, यानी वो कहीं भी काम कर रहा है, किसी और में, मैं किसी और में, मगर
उतरते में, बैठते में, खाना खाते में हो जी। तो उस तरह हर जगह पे हम हर ऑफिस में जा रहे हैं, हर ऑफिस वाले हमारे पास आ रहे हैं, वो तो फिर बिल्डिंग के हो अच्छा, गए। अब ये जो कमाल या हुनर आप कहिए चेहरा शनासी का, ये आपने इसका गुर बताया कि लोगों से इंटरेक्शन, बात करना, लोगों को सुनना, मतलब उनको देखें, मार्क करें। अब आज का जो बच्चा है वो तो अपना मुंह इसमें दिए बैठा है। हाँ, इससे तो कुछ हमें नहीं हासिल हो नहीं, इसको तो देख रहा है ना वो। मगर कोई वक्त तो होता है ना कि जब वो दूसरों अपने वालिदैन से या अपने किसी से बात करता है, और जब आप उससे कोई ऐसी बात पूछे तो उसका जो जवाब मिलेगा उससे आप समझ जाएंगी। ये भी तो है ना। अच्छा, इससे मुझे एक बात और जहन में आ रही है। मुझे किसी ने एक दफा जिक्र किया था कि किसी भी माशरे का, किसी शहर का, किसी मुल्क का मिजाज वहां के लोगों का समझना हो तो उसके ट्रैफिक को देखिए। बिल्कुल, कि वो अपनी लेन में हाँ, प्रॉपर चल रहा है या क्या मसाइल है। तो हमारा जो ट्रैफिक है, खासतौर पे हमारे शहर का, प्यारे से कराची शहर का, यहाँ तो एक अजीब अफरा तफरी है। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई मतलब एक अजीब गम और गुस्से की हालत होती है गाड़ी चलाते हुए। देखिए अब इसका जो जवाब है, मैं बात आपकी समझिए, माफी चाहता हूँ, मुकम्मल कर दें आप। नहीं, मेरी बात हो गई, मैं यही कहना चाह रही थी। सही है, मैं समझ रहा हूँ, मगर अब इसका जवाब दूंगा ना तो बहुत तकलीफ होगी सुनने वालों को, जो भी होंगे। वजह क्या है? दुख भरा है। नहीं, वो है, मैं बहुत उसे नाला हूं और बहुत तकलीफ बर्दाश्त करता हूं, मगर मुझसे एक आदत खराब ये है कि मुझसे चुप नहीं रहा जाता। आप तो अदीब, मुसन्निफ, लिखारी लोग तो हैं, यही तो आप लोगों की खुसूसियत। जो होता है मैं बोल देता हूँ कि हाँ, बिल्कुल नहीं चुप रहा जाता। पहले एक बात बता दूं कि मैंने एक वजह इस्तेलाह की है, एक इस्तेलाह वजह की है। सलम देखा आपने? समझिए ना, सलम इंडिया में, बॉम्बे में भी, हर जगह ही है। हमारे यहाँ तो भाई, हमारे यहाँ भी है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान दुनिया का सलम है। समझिए आप। अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना, आपको समझना है। अब आप उसमें गैस करेंगी तो सारी बात आप समझ जाएंगी। फिर मैं अगर आपको तफसील बताऊं तो फिर आप कैसे अपने आप को अक्लमंद कहेंगी? आह के अलावा कुछ नहीं निकल सकता, है ना? सही है ना जी। पाकिस्तान। अच्छा, अब चलिए मैं आपके थोड़ी सी तफसील बता दूं। निस्बत जो होती है वो सबसे अहम होती है। किसी से भी निस्बत हो, खानदानी निस्बत, इलाकाई निस्बत। बाहर मिट्टी है ना, ये मिट्टी है, आप पाँव से अमरुंद रहे, उसको हम कोई एहतराम उसका नहीं करेंगे। मिट्टी का क्या मदीने और मक्के की मिट्टी को भी ऐसा करेंगी? नहीं। क्यों? वो निस्बत कहां से? अल्लाह अकबर। ठीक है ना। तो वजह क्या है कि जिस खित्ते में पाकिस्तान बना, इनकी मिट्टी जो है वो कोई निस्बत नहीं रखती। और इस मिट्टी में रहने वाले, यहाँ जन्म लेने वाले और यहाँ की ग्रोथ होने वाली जितनी भी जो चीजें हैं ना, वो तो फिर आम है ना। जब निस्बत नहीं होगी तो कोई ना नहीं। आप देख रहे हैं इसका, आपके धोबी हैं, आपके वो हैं, दूसरे ये जो हमारे आजकल मसीह हैं सारे स्वीपर टाइप के, इनकी क्या निस्बत है? चाहे अमेरिका में रहें या रहें, तो अगर यही काम करेंगे तो क्या निस्बत है? कुछ नहीं। ठीक है ना। अब हमारी निस्बत ये है कि अब जैसे भी हैं, मगर कोई खानदानी पस मंजर रखते हैं। आपका कोई खानदानी पस मंजर है नहीं है? ये सब क्यों लगा के रखा हुआ है? कौन लोग हैं ये? अबाव अजदाद हमारे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये कोई हल्के लोग नहीं, आम लोग तो नहीं है ये। भाई जब हमारे खानदान का कोई बड़ा होता है तो सारे खानदान में कोई बड़ा होता है, तो उसके तो हम लोग तो उसे सर पे चढ़ाए रखते हैं। इस तरह हुकूमत का कोई हो, इस तरह मुल्क का कोई हो, ये सब करते हैं। तो इस वक्त जहां जो कुछ हो रहा है, ये सब चीज होनी चाहिए। तो सवाल ये कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। बिल्कुल पॉइंट है। मगर यहाँ तो मोहम्मद बिन कासिम आके गए। तो मोहम्मद बिन कासिम अगर होते तो बात थी ना। माजी में थे। हाँ। बेशक बेशक बेशक।
चलिए, ये तो एक वो दर्द भरा एक मामला है, हाँ बस। लेकिन ये कि बहरहाल यहाँ से बड़े बड़े अब प्रेजेंट डे साइंसदान, डॉक्टर, वो यहाँ के नहीं है, सन ऑफ साइल थोड़ी है वो। बताइए कौन है सन ऑफ साइल का नाम लीजिए। हाँ डॉक्टर कदीर खान कहाँ के? हाँ, मुझे नहीं एक्चुअल है ये फतेहपुर हसबा के, वहीं के वाली चले गए थे भोपाल के, तो मेरे पास उनका खत है। हकीम सईद, मेरे पास उनका खत है, मुझसे उनसे खतों किताबत हुई है थोड़ी सी, तो उसमें लिखा है भाई अब मैं तो भोपाली हूँ, जबकि वो फतेहपुर हसबा के हैं, यहाँ के न्याज फतेहपुरी, जहाँ के फरमान फतेहपुरी। मैं वहां हो चुका हूँ, गया हूँ वहां पे, तो वो वहां के हैं हकीम साहब, दिल्ली के, खास दिल्ली के रोड़े हैं वो तो। और किसी का भी नाम लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। चलिए कुछ नहीं, 50 साल में बता दिए यहाँ का कोई बाशिंदा जिसने कोई रिकॉर्ड बनाया हो, छोटा मोटा रिकॉर्ड बनाया हो। लोग तो इमरान खान को पूछते हैं, इमरान खान को पूछो, इमरान खान की तो वो है, निस्बत है, वो तो जिस इलाके का है तो वो तो बात ही अलग है। और फिर सबसे बड़ी बात ये देखिए, अगर एक कम पढ़ा लिखा, मैं जाहिल भी कह सकता हूँ, मगर मैं कहता हूँ कम पढ़ा लिखा आदमी किसी तरह अपनी फैमिली के साथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या बर्तानिया शिफ्ट हो जाता है, या बीवी को शिफ्ट हो, बच्चे वहां होते हैं, ठीक है, मतलब वहां पर वो 30-40 साल के बाद यहाँ पर आएगा, तो कैसा लगेगा? मुश्किल होगी उसको। नहीं मतलब उसका अपना पुराना हाल होगा नहीं, वो तो खैर, वो तो हम लोगों से भी अच्छा होगा, तहजीब होगी, इखलाक होगा, अंग्रेजी भी बोल लेगा क्योंकि माहौल का असर है, बच्चे भी वैसे ही होंगे, तो ऐसा माहौल मिले ना। ये तो खैर एक अलमिया, आप नहीं तो बस छोड़ दिया आप। तो आज आप मुझे उकसा दिया मैंने आपको। चलिए और कोई अदबी बात करते हैं। चलिए अदबी बात कर लेते हैं फिर। ये अच्छा, हाइकू के हवाले से हाँ, हाइकू का मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये हाइकू और सैनरियो बहुत पुरानी सिंफ है जापान की। भाई शायरी तो फारसी में भी हो रही है, उनकी भी असनाफ हैं, अरबी में भी हो रही हैं, हिंदी में भी हो रही हैं, और ये उर्दू में भी हो रही है, अंग्रेजी में भी हो रही है, जर्मन, ये सब जगह शायरी सब जगह होती है ना, क्योंकि शायरी के बगैर तो कोई कौम ही नहीं बनती। बिल्कुल। तो ये जापान वालों क्या कई तरह की शायरी है, एक का नाम वाका है, हाइकू है, सैनरियो है, और भी कई नाम है। तो ये 300-400 साल कब की है, मैं सही तारीख उम्र नहीं बता रहा हूँ उसकी, मगर बहुत कदीम है ये, 700 साल भी हो सकती है बहरहाल। तो यहाँ पे मुल्तान के डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब गए वहाँ पे उर्दू पढ़ाने, और जनाब हमारे अबुल खैर कश्फी साहब गए, और यहाँ वो रईस अलवी साहब गए, इस तरह मतलब जाते रहे। जब कश्फी साहब गए तो अब चूंकि वो शायर भी थे, अदीब भी थे, और मुदर्रिस तो थे ही वो, तो उन्होंने सब बात की, तो उनको शौक हुआ कि यहाँ की शायरी देखें। तो उनको बताया कि ये हमारे यहाँ होती है छोटी बैर की, इसको हम हाइको कहते हैं। हालांकि वो हाइको हमने कहा है, वो कहते हैं हाइक। अच्छा, हाँ, हाइक वो लोग जिस तरह से बोलते हैं, हाँ, तो उसमें आवाज वाव की निकलती है, वो बोलते नहीं, हम समझते हैं कि वे वाव की आवाज निकलती। अच्छा, सबसे बड़ी बात और दिलचस्प ये है कि वो एक लाइन होती है, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, जी बस जी, वो ऊपर नीचे तीन मिसरे, उसमें 3 नहीं, 3 मिसरे एक साथ होते हैं, 5 7 नहीं, 3 नहीं 5 7 5 भी नहीं। अच्छा, ये भी हमारा बनाया हुआ है। हाँ, एक टुकड़ा, उस दूसरा मिसरा बराबर में, तीसरा मिसरा बराबर में। अच्छा, इस तरह से लिखते हैं। अच्छा। और ये भी मैंने पढ़ा है कि हाइक को जो है वो दोस्त बैठ जाते हैं जो शायर अदीब होते हैं, वो आपने एक मिसरा पढ़ लिया, उन्होंने दूसरा पढ़ दिया, तो उसी के वजन, इन्होंने चीज नहीं, बस नहीं, वो सिलेबस जैसे तो पढ़ लिया, वो हाइक हो गई। और ये भी है कि मैंने खुद कही, आपने अपने तौर पे कही। अच्छा, अब हुआ ये कि इसका वो वजन नहीं था, वो उनकी वजन था जो भी था। कश्फी साहब आए, उन्होंने यहाँ पर मुतारिफ कराया, तो जब उसमें मोहसिन भोपाली और
सलीम अहमद और ताबी देलवी और पता नहीं कौन कौन जितने भी बड़े हमारे थे सब थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, मगर वो उस वक्त भी सही तौर पे नहीं इसको देख सके। और एक किताब आ गई गुबारे शबनम के नाम से, जिसमें ये बड़े बड़े पाकिस्तान के शायर उन्होंने उसमें हाइकू कहे, इन्होंने हाइकू के लिए मुशायरा करवाया जापान वालों ने। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुशायरा किया। आप हैरान होगी, एक मिसरा इतना था, दूसरा मिसरा इतना बड़ा, तीसरा मिसरा इतना, किसी ने 3 मिसरे में कही, किसी ने 4 में कही, किसी ने 7 में कही। अब वो परेशान हो गए कि साहब ये तो समझ नहीं आ रहा, यह नहीं तो नज्म है हमारी तरफ। और दरअसल हमें एक उसका कोई लेआउट तो तैयार करना है ना, उसको किसी फॉर्मेट में तो रखना है जी। तो फिर इन्होंने सर जोड़ा किया। तो उसको जब जापानी हाइकू को पढ़ा तो वो समझ में यूं आया कि पहला मिसरा उनका 5 का होता है, दूसरा 7 का होता है, फिर 5 का होता है। यानी फेलून फेलून फा, फेलून 2 फेलून 2 फा 1, फिर फेलून 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 फा 3 फेलून 1 फा, यानी 2 2 4 2 6 और 1 7, फिर आगे फेलून फेलून फा। तो ये 5 7 5 हो गया। उन्होंने जब कहा पढ़ा तो कह रहे हाँ यार ये कुछ समझ में भी आ रही है। अच्छा, दूसरी बात है कि हम लोग उनके यहाँ तो रिदम है, उनकी मतलब उनकी तो रूह में भी रिदम है, हमारे यहाँ भी रिदम है। यानी हिंदू जितने भी हैं, जब तक वो रक्स नहीं आएगा उनको, जब तक गीत नहीं आएंगे, उनका तो भजन भजन तो उनके दीन का हिस्सा है। हमारे यहाँ ये कव्वालियत सब कुछ है, सूफी जो भी कुछ है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं यार ये बात बन नहीं रही, 3 मिसरे में ना ऊपर काफिया रदीफ कुछ नहीं, इसको काफिया रदीफ में लाते हैं। ये सब यहाँ के लोगों के काम थे माजी के। तो वो सब हो गया। फिर होते 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 ये हर साल करवाते थे। फिर एक वक्त ये आया कि सब मुत्तफिक हो गए 5 7 5 पे और काफिया और रदीफ पे। अच्छा। यानी काफिया ना भी हो, मतलब ये का काफिया लाजमी है और रदीफ हो तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं। तो ये सब मुत्तफिक हो गए। फिर दमादम मुशायरे होने लगे हर साल। बल्कि जापान ने कोयटा में कराया, लाहौर में कराया, इस्लामाबाद में कराया, कराची में, यहाँ तक कराते रहे। मगर हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा हुआ कि एक एक करके सब बंद कर दिया। अब सिर्फ कराची में होता है साल में एक दफा। कहाँ पे? नवंबर में। ये कभी यहाँ करते हैं आर्ट काउंसिल में, कभी कहीं जहाँ इनको कोई जगह दे दे। आपकी भी कुछ कुतुब इसके हवाले से हाइकू पोएट्री की कुछ मौजूद है? हाइकू? हाँ, आपकी तो बहुत इसमें किताब आ गई ना। हाँ, यही तो। जब उन्होंने मुझे हम सबको मदऊ किया तो उस वक्त उन्होंने फिर कहा कि देखिए हाइकू तो आप सुनते रहते हैं, हम आपको एक और नई चीज दिखाते हैं। नई इसलिए आपके लिए, हमारे लिए नहीं, ये भी उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी हाइकू। फर्क इतना है कि हाइकू सुनिए तो वो एक संजीदा मौजू होता है इसमें, मगर सैंडियो में हम लोग मजा डालते हैं क्योंकि हंसते तो वो भी बहुत है, उनका तो मुंह ही फटा रहता है। ऐसा तो नहीं है कि खुश के लोग हैं। तो उन्होंने जब बताया तो मगर एक गलती उन्होंने ये की कि बता दिया, उसके बाद हाइकू मुशायरा हो गया। अगले साल उन्होंने सैंडियो को ना मुतारिफ करवाया, ज्यादा दोबारा बोला और ना लोगों से कहा कि आप सैंडियो कह के लाइए। बस हाइकू पे उतरा। अब तक हाइकू का मुशायरा करवा रहे हैं वो। अच्छा, जब मैंने सुना तो वो होता है ना बाज़ दफा ऐसा लगता है कि वो ये तो मेरे लिए आई है ये मेरे लिए है, और आदमी उसे उठा लेता है। ये जब मैंने उनकी सैंडियो सुनी, फिर मैं गया ताका के पास, मैंने वहां से, उसने मुझे किताब दी इतनी मोटी, मैं लाया। 15 दिन के बाद वो उसको दोबारा इशू कराते थे, मगर उसने कहा यार ले जाओ जब जी चाहे लाना। दोस्त थे अपने, और उसे पता था ये शायर हदीब है, मैं आता था उनके यहाँ। तो खैर वो फिर मैंने उसकी फोटो कापी कराई, फिर मैंने आराम आराम से पढ़ूंगा। उसके बाद तो ऐसा लगा ये आई मेरे लिए पाकिस्तान में। तो सबसे पहले मेरी जो तरजीह थी वो गजल। अब दूसरी हो गई ये सैंडियो। और अब सैंडियो ऐसी हो गई कि बैठते उठते चलते फिरते कोई यूं कहता है बस जरा सा गौर करता हूँ हो जाती है, जरा सी बात करता हूँ हो जाती है, क्योंकि वो तबीयत वही वाली बात कि इतनी उसके अंदर माइल हो गई है। तो उन्होंने चूंकि नहीं कराई इसलिए बिल्कुल कोई नहीं जानता, और कहता भी है तो पता नहीं चलता वो क्या कह रहा है। खैर, तो ये मैंने फिर कही तो 2 साल के अंदर इतनी कहनी कि वो एक मजमू की तरह हो गई। फिर मैंने उसको छपवा दी 2003 में, और उसका नाम रखा बीवी से छुपकर। हाँ, यही मैं बीवी से छुपकर। मगर इसका पस मंजर बड़ा अलमिया है। अच्छा, मैं बताता हूँ, आप खातून है ना, तो इसलिए आप खातून, मेरे ज्यादातर मेरे सैंडियो को खातून समझेंगी।
अच्छा। हाँ, मैंने सबसे ज्यादा उनके अतराफ में, उनके हवाले से मैंने फिर बताइए जरा। हाँ, वो ये है। अच्छा, मैंने नाम बहुत सोचे थे, मगर जब ये सैंड्रियो मैंने कही, अरे मैंने कहा ये है तो दर्दनाक, मगर ये डाल देता हूँ, ये नाम देके सब हंसेंगे और सब हंसते हैं। वो नाम तो बहुत ही हाँ, अट्रैक्टिव है। उसका देखिए, असल में बताता हूँ, कुछ तो खुदा से डर, कुछ तो खुदा से डर, माँ की खिदमत करता है, बीवी से छुप कर। आए अब पस मंजर आए, समझ गए आप? समझ गई। है ना हमारे यहाँ, हाँ है। बेचारा माँ से मोहब्बत भी करता है, बीवी जो है वो फटकने नहीं देती, तो चुबान जब जाएगा दे दो, वो जब चली गई जाके आम दे आएगा, कभी कुछ दे देगा, कभी पैसे दे देगा, बीवी से छुप, और वो जब देखेगी इसको झाड़ेगी। ऐसा है। मैंने ये देख के तो कहा ना, ये बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि मेरी सैंडियों पे सबसे ज्यादा असर होता है खवातीन। और कुछ सुनाइए। अच्छा, वह बहू की 2 तारीफें की है मैंने जी। सारे थे यकजा, सारे थे यकजा, घर में बहू के आते ही शीरादा बिखरा। अरे है, सही है, होता है अमूमन। नहीं ये है सब कुछ, ऐसा है। हाँ, ऐसा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, बस क्या कह जाए। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत अच्छी नहीं वो सब, हाँ, ये वैसी नहीं, जनरली स्पीकिंग होता है। हाँ, जब भी दुआ दी जाती है कि जोड़ के रखने वाली हो, हाँ, मिल के रहने वाली हो, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग समहाउ एक बात है ऐसी। और दूसरा तो बहुत खराब है, उस पे तो सादिया राशिद, हकीम मोहम्मद सईद साहब की बेटी, जी जी जी, वो ये आलमी, ये हाईको के मुशायरे में मैंने वो पढ़ी। हाँ। अच्छा, मैं वहां पढ़ता था सैंडियो, सब पढ़ते थे हाईको, तो मैंने अता के देखा, यार मैं सैंडियो पढ़ूंगा, यार तुम पढ़ो, और तो कोई कहते ही नहीं है। उन्होंने वहां सुना, अगले महीने उनका मीटिंग थी जापान कल्चरल सोसाइटी के अहदेदारों के अपने घर। उन्होंने अता के देखा, जमी को बुलाना, उससे हम सैंडियो सुनेंगे। उसने मुझे फोन किया, मैं उनके घर पहुंच गया, और सारे जापानी और पाकिस्तानी सब बैठे थे। तो उन्होंने सबसे पहले उनका सब काम हो गया, उसके बाद मुझे खड़ा करके, तो मैं समझ गया था कि उनको क्या चीज पसंद आई है। वो बहुत हंस रही थी, वो और एक शायदा काजमी थी बैठी थी, और भी थी वो, तो फिर औरतें तो सभी हंस रही थी, मगर ताली बजा रही थी। अब वो सुनिए, वो बहुत, उसको तो मैं वाकई खतरनाक कहता हूँ। बनी बहू खतरा। अच्छा, बनी बहू खतरा। खतरा, जैसे दूध के बर्तन में लीमू का खतरा। अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या बात है, ये तो कुछ बहुत ही थक से रखने वाली चीज है। जब ये पढ़ रहा था, और भी इस तरह की पढ़ रहा था ये सब, तो वह बैठी थी हुमा मीर, तो ये 2-4 थी ये कोने में, तो कह रही है, जामी साहब कोई पॉजिटिव है को आपके पास नहीं है? तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा हुमा, ये इसमें जो नेगेटिविटी है वो प्लीज मुझे बता दो, या इनमें से कोई मुझे बता दो, मैं ये सब शायरी वारी सब फाड़ दूंगा, और कहोगी तो मैं मुर्गा भी बन जाऊंगा। चुप। मैंने कहा इत्तेफाक से पीछे मुड़ के देखो, मेरा बेटा फरीद और मेरा बेटा, मेरी बहू भी बैठी है, और ये पहले घर में इनको सुना चुका हूं। तो ये तो सुनने पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, बस सीधी बात। लेकिन है खतरनाक। हाँ, अच्छा, आप ऐसी भी बहुत देखिए कि वो मियाँ अगर उसके सास ससुर जिंदा है, उसकी किस्मत खराब, वो जिंदा है, तो अब जाहिर है जब घर में जिंदा है तो वो तो अपने बेटे का घर समझते हैं, तो वही समझते हैं कि जैसे हमारे ही घर है। तो बहू ने कहती है कि कहना बहू का है, कहना बहू का है, अंधे गूंगे और बहरे बन के रहना है। अल्लाह अल्लाह, खबरदार तुम दोनों ने कुछ कहा तो, बस अगर गूंगे बहरे हो तो जो हम दें खा लो, जो हम कहें वो कर लो, हम तुम्हें बाहर चरपाई पे लिटा दें, सो जाओ, कहना कुछ नहीं। ये सब है, ऐसा है। मैं वही तो मैं सबको कहता हूँ, मैंने कहा इसमें कोई गलत हो मैं शायरी छोड़ दूंगा। नहीं, गलत तो नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कि यहाँ मैंने कहा 10 आदमी बैठे हैं, 10 के 10
कहेंगे ये तो गलत है भाई, और भी तो कहीं है। और हमारा तो माशरा जो है वो तो इतना मुख्तलिफुल मिजाज है और ऐसे मुख्तलिफुल हालात हैं उसके, कैसे कैसे लोग हैं। सिर्फ हो सकता है हमारे 60 गज के मकान में रहने, हाँ, और 80 गज में भी, 120 में भी, 240 में भी, 600 गज में भी, सब में रहते हैं ना। तो जिस तरह मकान की वुसअत बढ़ती जाती है, ऐसे दिमाग भी बढ़ता जाता है। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, वो मैंने पढ़ा तो फातिमा कहने लगी, ये सुना दूं फिर मैं बताता हूं आपको। तो फिर मैंने उसको क्या जवाब दिया, कोई फांस न थी सीने में, कोई फांस न थी, बस आदम खुशकिस्मत था बस जिसकी आदम, सास न थी। अल्लाह, बस आदम खुशकिस्मत था हाँ। जिसकी सास न थी। अच्छा, मैं जामी साहब अब चाहूंगी कि हम आपकी जो ये अफसानचे हैं और मुताइबात, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि इसमें जो मुख्तलिफ ये आपने अफसानचे और ये लिखे हैं, जैसे आपने बताया फिंच क्या वाक़या, फिंच। इसकी थोड़ी सी इस पे बात कीजिए। या जो एक दो और इसमें आपके बहुत ही छू जाने वाले वाक़यात हैं, और ये इस अफसानचे और मुताइबात लिखने का जो तजुर्बा रहा, ये कैसे आपने अचानक इसकी, क्योंकि शेर और शायरी और उसकी तरफ आपका इरादा था। जनाब, मैं आपसे अर्ज करूं कि उर्दू अदब में सिर्फ गजल है जी। जो गुलू से भरी हुई होती है। मतलब उसमें तो बादशाह भी बने होते हैं, उसमें होरें भी हमारे पास बहुत होती हैं, और हम जुल्फों के साए में भी पड़े रहते हैं सारा दिन। तो वो तो होती है, मगर उसके अंदर हालात हाजरा भी बयान हो जाता है, अपने वाक़यात भी बयान हो जाते हैं और किसी और की। मगर वो चूंकि एक एक शेर होता है अलग अलग, गजल मुसलसल तो होती नहीं है, तो लिहाजा उसमें चल जाता है, तो वो पकड़ में कम आता है। मगर नस्र में ऐसा है कि जब आप अगर अफसाना लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि अफसाना भी हकीकत ही है, मगर उसको अफसाना बना के पेश किया जाता है। वो इसलिए कि अगर कोई मैंने हकीकत को अफसाना नहीं बनाया और उसको इसी तरह से लिख दिया, तो फिर मेरा अफसाना बन जाएगा। आपने इसके शुरू में जो एक शेर भी लिखा है, वो बहुत ही मतलब समझने और पढ़ने वाले, तुम हकीकत शनास थे जामी, तुम हकीकत शनास थे जामी, तुमने भी घड़ लिए हैं, कर लिए अफसाने। तो अब हकीकत, अपनी हकीकत बयानी को छुपाने के लिए भी और ये पढ़ाने के लिए भी ये जरूरी था कि मुझे, और मैं क्या, जो भी अफसाना निगार होता है उसके अफसाने वही आपको मजा देंगे जो हकीकत पर मबनी होंगे। क्योंकि वैसे तो कोई इतना किसी को फुर्सत नहीं कि बैठ के खाली कोई प्लाट ले ले उसमें वो करते, जैसे माजी में बहुत सी कहानियां होती थी लंबी लंबी, ऐसा नहीं है। जितने भी अफसाना निगार गुजरे हैं, अब देखिए ना, वो फिंच वाला गुलाम अब्बास का आनंदी है, आनंदी, वो अफसानी तो है मगर अफसाना तो नहीं है, वो तो बड़ी तल्ख हकीकत है। बहुत। फिर लाइसेंस है सादात मंटू का, फिर शलवार है। तो ये सब जो है वो तो उसने बताया, माहौल बताया, वो किरदारों के नाम, सच्चाई और हकीकत हम हजम भी तो नहीं कर सकते। अब अच्छा, वो तो चूंकि उस दौर में तो भी लिखते तो होता तो कुछ नहीं, मगर हकीकत कहीं ना कहीं इतनी तलखी उसमें आ जाती है कि वो फिर आदमी को जो है ना वो उब जाता है। आप मुझे फिंच वाला, हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये दरअसल मैं टीवी देख रहा था, नेशनल ज्योग्राफिक आता था जी, बिल्कुल, बड़ी मालूमाती डॉक्यूमेंट्री फिल्में आया करती थी बहुत तरह की। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, शाम को देख रहा था, तो वो साहिल समुंदर का सीन था और उसमें वो सारे दरियाई जानवर और ये परिंदे, ये सब पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये एक देखिए परिंदा है तो छोटा था, फिंच, छोटा इतना तो नहीं था, थोड़ा सा। कई किस्मों की भी तो, कई किस्मों की, हमारे घरों में भी हम पालते हैं फिंच को। वो बहुत प्यारी सी लगती है, छोटी सी, जिसे शायद जापानी तोता कहते हैं, ऐसी कुछ है। बहरहाल, तो बहरहाल कई तरह, एक नाम एक है मगर वो कई तरह की होती है। उनमें एक फिंच जो है वो इतनी खौफनाक, इतनी तकलीफ दे है कि
उसको तो अगर हम खून आशाम खून कहें, आशाम ही हुई वो खून आशाम ही हुई कि खून चूसने वाली, हाँ, खून पीने हाँ। वाली। तो फिर दिखाया कि 2 बत्तखों में या 2 व्हील में या 2 दरियाई घोड़ों में या 2 उसमें कि लड़ाई हो जाती है, लड़ते रहते हैं जैसे आपस में, एक जानवरों दूसरे को का। दांत मारते हैं, ये करते हैं। तो जिसको भी उसने किसी दूसरे ने घायल कर दिया, उसके जख्म हो गया और उसमें से खून बहना लगा, तो पता नहीं अचानक कहां से ये फिंच आ जाती और आगे सीधा वो ठोंके मारती उसी जख्म के ऊपर, उसी जख्म के अंदर, जैसे कि हम स्ट्रो लगा के जूस पी रहे हैं, ऐसी उनकी चोंचियां उसमें अंदर जा रही हैं और वो पी रहे हैं, तो खून के साथ साथ टुकड़े भी आ रहे हैं गोश्त के, और वो तिल मिला रहा है। जाहिर है वो जानवर बहुत बड़ा है, मगर सवाल ये, हाँ वो इंसान तो नहीं खड़े होके थप्पड़ मारे। जख्म हाँ। पे तो अगर आप चिरका लगा हो और उसके हाँ। ऊपर अगर दोबारा मार लगे तो अब वो मगर वो मुसलसल उड़ती हैं, फिर वो जैसे हिलता हिलता उड़ती हैं, फिर आ जाती हैं, मुसलसल पी रही हैं, और वो फिर भागता है। अच्छा, वहां पर साहिल समुद्र पे बड़े बड़े पत्थर भी पड़े होते हैं या कुछ है, तो वो फिर छुपने की कोशिश करते हैं, कहीं चले जाते हैं। तो बताइए कि जानवर जो है या तो लड़ाई में भी जख्मी हो जाते हैं या वैसे भी घायल हो जाते हैं, भागते हैं तो पत्थर लग जाते हैं, उनके कोना लग जाते हैं। तो ये दिखाया कि साहब ये ऐसी परिंदा है कि साहब ऐसा तो कोई नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ड्राकोला टाइप की है फिंच, आके खून पीने वाली। तो मैं देख रहा, उसके बाद वो खत्म हो गया। मैं फिर शाम को रात को लेटा तो मेरे जहन में यही आ गया, सीन आ गया कि वो साहिल समुद्र पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो लोग जख्मी हो रहे हैं, वो जानवर, और फिंच आके जहां जिसके खून निकलने लगा उसके ठोंके मारी, वो और बड़ा हो जाता है, इतने ठोंके मारती हैं, और वो जिस तकलीफ से गुजरता है, वो हम देखने वाले भी बहुत तकलीफ दे मंजर होता है, वो और परेशान हो जाते हैं। तो ये देख रहा था, आंख बंद करके देख रहा था उसको आलम तस्वुर में, तो अचानक मुझे एक आइडिया सूझा, और फिर मैंने दूसरे दिन ये सब, पहले तो वो ये वाक़यात लिखा कि भाई मैं देख रहा था, उसमें ये सब कुछ दिखाया जा रहा था, और फिर आखिर मैंने लिखा कि अगर आप दे तो मैं इसमें से आखिरी टुकड़ा पढ़ के बता दूं आपको, क्योंकि जो लिखा था वो उसकी अदायगी जो है वो जरा सा 117। अच्छा, ये सब मैंने छोटे छोटे लिखे, अफसानचा है ना, तो इनको तवील तो कर नहीं सकता था। तो मैंने और कई वाक़यात लिखे थे, उसमें यह था कि एक सीन में दिखाया गया कि एक आबी परिंदे की पुश्त जख्मी थी, चिड़ियों का एक गौल आया और एक के बाद दीगरे चिड़िया इस आबी परिंदे की पुश्त पर सवार होकर उसके जख्म से खून चूसने लगी। फिर इस तरह दूसरे सीन आए, ये सब आए। तो मुझसे वो सीन देखे नहीं जा रहे थे, मैंने घबराकर आंखें बंद कर ली, मगर चंद साथ के बाद ही खौफ के मारे मुझे आंखें खोलना पड़ी, क्योंकि आंखें बंद करते ही मुझे अतराफ फिंच ही फिंच नजर आ रहा। अल्लाह, बस ये टुकड़ा था जिसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट्री थी वो ये अफसानचे में डल गई। हकीकत ही तो है कि हम जब घायल होते हैं और हमारे जख्म होता है, नहीं घायल भी जो जिस तरह होते हैं, तो घायल करने वाले भी तो होते हैं ना, घायल हो गए ना। हाँ बस। और उसके बाद जो जख्म के ऊपर नमक छिड़कने का अमल होता है, ये हमारे करीब ही जो लोग होते हैं वो कर डालते हैं। ये बहुत हकीकत, बस वो ये सब मैंने दरअसल ये भी आपसे बताया, ये सब जब आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सब किरदार भी मिलेंगे, वाकयात भी मिलेंगे, जिंदा किरदार, जिंदा वाकया, ये सब वही हैं। वैसे तो अफसाने मतलब ख्याली भी लिखे जाते हैं, मगर ख्याली अफसाने तो बहुत कम होते हैं, वो लोगों को पसंद भी नहीं आते हैं। दरअसल कोई भी अच्छा अफसाना जो होता है वो हकीकत का पड़ता हो। बेशक बेशक, ये है बात है। मेरा जामी साहब, मैं चाहूंगी कि हमारे इस रिकॉर्डिंग के तवज्जुद से अगर आप कोई पैगाम माशरे को देना चाहें, हमें ज़रूरत है इस वक्त थोड़ी सी नसीहत की, कि कम से कम कुछ लोग जो हैं, जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनको अगर नसीहत हो जाए, क्या हमें अपनाने की ज़रूरत है, क्या हम करें अपने जहनों को बाशऊर करने के लिए? देखिए,
पता नहीं मैं अपनी बात कह पाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बात मेरे लिए भी बड़ी तकलीफदेह है। ऐसा लगता है कि आपने मुझसे फिंच वाला सवाल पूछ लिया। दरअसल हम लोग मुतमईन तो हो ही नहीं सकते, और ना हम आराम से जिंदगी गुजारना जानते हैं, गुजारना भी नहीं चाहते। ईमानदारी, खुलूस, मोहब्बत, इन चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से बयान करते हैं, बड़ी तारीफें करते हैं, मगर जब अपने पे आती है तो हम इसे भूल जाते हैं। एक शेर सुना दूं कि बहुत तारीफ है सच की जहां में। सच्ची तारीफ तो पूरी दुनिया में है, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा गलत है। बहुत तारीफ है सच की जहां में, मगर सच बोलता कोई नहीं। अल्लाह। तो मेरा क्या पैगाम, क्या मेरा पैगाम मगर ये है कि हम जिस हालत में भी हैं, आप जिस हालत में भी हैं, जिस तरह से अच्छे बुरे दिन गुजार रहे हैं, जिस तरह से आपके शब रोज गुजर रहे हैं, बस आप ये समझ के गुजारिए कि एक तो जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, और जो आप इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह से आपके रोजो शब गुजर रहे हैं, उस पे आमन्ना सदकना करना फर्ज है। क्या बात है, क्या इसके बगैर तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। फिर तो जिंदगी मुहाल। जाहिर बात है, आमन्ना सदकना इसलिए कि देखिए इसमें सबसे पहले कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका आबो हवा देख लीजिए, हम जिस हुक्मरानों के साए में हैं उनके किरदार देख लिए, जो हमें सियासतदान मिले उनके देख लीजिए, जो ताजिर हैं उनके देख लीजिए। यानी कहीं भी कोई अमान का जरिया ऐसा हो तो वो मैसर नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि या तो आपके पास पैसा आ जाए बहुत सारा, और ये पैसा लेके आप कहीं बाहर निकल जाइए अपने आराम से जिंदगी, लेकिन वो पैसा भी तो मुश्किल में मगर मैं, हाँ जी, मैं अर्ज करता हूँ, मगर ये आराम से जिंदगी उस पैसे से गुजरेगी जो आपकी मेहनत की होगी। दूसरे रास्ते से आए हुए पैसे वो आपको राहत तो क्या देंगे, हो सकता है वो आपकी जान भी ले लें। तो ये सूरत हाल है। और फिर सबसे बड़ी बात ये सोचिए, मुतमईन हो जाइए कि दुनिया जो है एक बोसीदा दीवार है, एक बोसीदा दीवार है। और उसके लिए मैंने ये कहा कि मालूम है गिरती हुई दीवार है दुनिया, मालूम है, सबको मालूम है गिरती हुई दीवार है, फानी है, मालूम है गिरती हुई दीवार है दुनिया, हैरत है कि सब इसके सहारे पे खड़े हैं। अरे वाह। तो गिरती हुई दीवार के साए में आदमी अगर ठहर रहा है तो किस तरह से ठहरेगा, ये तो कोई आगे तो नहीं बताएगा आपको। इस तरह से जिंदगी गुजारिए कि कहीं दीवार आपके ऊपर ना गिर पड़े। सुभान अल्लाह। बस और कोई बात नहीं है। सुभान अल्लाह। कोई तकलीफ में नहीं है, कोई राहत में नहीं है, कोई किसी में नहीं है। हम लोगों को बस इसी तरह से करना है कि ये हमारा मकसूम है, और किसने बनाया, ये हमारे रोज़ो शब ने बनाया। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहतरीन बात। देखिए, जो लिखने वाले लोग होते हैं, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो नसर हो, अफसाने हो, हमारी खुशनसीबी के मेराज जामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो बात की जो तय है उसको हकीकत से जोड़ते हैं, जो जिंदगी हमें दिखला रही है, समझा रही है, बता रही है, उसको अल्फाज में ऐसे पिरोते हैं कि एक एक बात समझ में आने लगती है, मगर समझने वाले समझ जाते हैं, समझ जाते हैं। देखिए, आखिर हम अब भी जिंदगी तो गुजार ही रहे ना। बिल्कुल। तो हमारी जिंदगी ना तो वो फूलों की सेज है, ना कांटों का बिस्तर है, मगर हम दोनों है, गुजर तो रही। तो ऐसे ही गुजारते रहिए, क्योंकि और कोई हल नहीं है। हल नहीं है। बजाय दिल में कुड़कें, किसी को बुरा कहें या अपनी किस्मत को कोसें, ये सब बेकार है। तो जो है उस पर खुश रहिए, जो है वो करें बस। और ये जो हमारी आज गुफ्तगू हुई है, ये वाकई बहुत कैथार्टिक थी मेरे लिए भी, और मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए भी। और जामी साहब का ये शेर है, तू अगर चाहे एहतसाब अपना, तो अगर चाहे एहतसाब अपना, तेरे अंदर भी एक अदालत है। और वही सबसे सच्चा फैसला देती है, मानने वाला आदमी होना चाहिए। हमें बाहर के जजिस से कोई फायदा, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं है। हमारे अंदर जो जज बैठा है
वही हमें बताता है। I hope I had the privilege of your time. बहुत शुक्रिया. थैंक यू। Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.